नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक शो दंगल। 90 के जाते हुए दशक में फिल्म आई थी ताल, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना ने अभिनय किया था। इस फिल्म के एक गाने के बोल में जिक्र था ताल से ताल मिला। अब लगता है कि यूपी की सियासत में यही हो रहा है। सीएम योगी ने चंद महीने पहले एक नारा दिया था और वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब ये नारा सामने आया तो उसी समय चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। आज उसी नारे से ताल में ताल मिलाते हुए उत्तर प्रदेश में नारों की बाढ़ आती दिख रही है। अखिलेश यादव की पार्टी ने ताल मिलाते हुए नारा गढ़ा, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इन दोनों के बीच की टक्कर में कहीं बीएसपी का हाथी पीछे न रह जाए, लिहाजा मायावती भी माइक थामती नजर आई। मायावती ने भी ताल मिलाते हुए एक नारा दिया, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी में सभी तीनों बड़ी पार्टियां नारे में ताल से ताल मिलाकर किसे संदेश दे रही? क्या इन पार्टियों के नारे का असर यूपी में होने वाले 9 विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिलेगा? आखिर किस पार्टी के नारे पर यूपी की जनता ताल से ताल मिलाएगी और किसे खारिज कर देगी? क्या बीजेपी ने यूपी से जो नारा दिया है उसका असर हरियाणा की तरह झारखंड और महाराष्ट्र में भी होगा? आज इन्हीं सवालों के साथ और भी सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। यूपी की सियासी दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चस्पे हैं। पोस्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा है। दीवारें बता रही हैं कि उपचुनाव में किसके किस नारे का बोलबाला होने वाला है। इन्हीं 3 तस्वीरों में यूपी की 3 अलग अलग पार्टियों की सियासत शब्दों में दर्ज है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे वाले नारे का जवाब अखिलेश यादव की पार्टी ने नया पोस्टर जारी करके दिया है। इसमें कहा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इस पोस्टर की चर्चा के बीच मायावती की भी एंट्री हो गई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है, जो किसी जंग से कम नहीं। अखिलेश यादव बीजेपी के नारे को हताशा में किसी लैब में गढ़ा गया नारा बता रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डरा रहे हैं। जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सबका विकास और सबका साथ मंत्र के साथ हम काम करते हैं। ये बटने कटने की बातें करने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया है और उस मंत्र के आधार पर हम लोग देश में सरकार बनाए हैं और अनेक बार राज्यों में सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। वहीं यूपी से सटे बिहार पर भी नारों का असर पड़ा है। बिहार से आने वाले और मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नारा नहीं मंत्र बता रहे हैं। झूठ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये कोई नारा नहीं है, ये मंत्र है। तो एक न एक दिन कटोगे। अब दूसरा बांग्लादेश नहीं होने दो, यही कहने आया हूँ। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले विपक्ष आग बबूला था। अब यूपी में बीजेपी के नारे को बिहार झारखंड में सियासत करने वाली आरजेडी भी नौटंकी बता रही है। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे।
दरअसल यूपी के आगरा में सबसे पहले सीएम योगी ने जो नारा दिया था उसका ट्रायल हरियाणा विधानसभा में किया गया। इसका फायदा बीजेपी को मिला, हरियाणा में सरकार भी बन गई। योगी ने क्या कहा था जरा सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे की व्याख्या पीएम मोदी ने भी अपने शब्दों के जरिए अपने अंदाज में की। नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने की विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा। जिस पर यूपी में एक के बाद एक पोस्टर आ रहे हैं, उसका विश्लेषण संघ ने भी किया। योगी की बातों पर कुछ यूं मुहर लगाई थी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती हैं, तो उससे आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो वो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम पर जोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना पड़ता है। संघ ने सिग्नल दे दिया है, इसलिए बीजेपी भी जीत वाले नारे में बदलाव करना नहीं चाहती है। कुछ वैसे ही जैसे विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जीतने वाली टीम अगले मैच में बदलाव नहीं करती है, वैसे ही महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी योगी के नारे की गूंज सुनाई दे तो आप हैरान नहीं होइएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की चिंता तो यूपी में सता रही है, जो सियासत का जंगे मैदान बन चुका है। आज तक ब्यूरो। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तारुफ करा दें आपको खास मेहमानों से। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं, दीपक रंजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, अनुपम प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक है और एमएच खान साहब भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी। पिच आपने तैयार की, अब ऐसा लग रहा है क्या कि हर कोई इसमें बैटिंग कर रहा है? नहीं अर्पिता जी, हर किसी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का तो लंबे समय से मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी का विस्तार है बटेंगे तो कटेंगे। अब अगर बटने पर किसी को रोकने की दरकार की जाए कि भाई बंटिए मत, तो इस पर बांटने वालों को बुरा लग रहा है, तो वो अपनी बातें रख रहे हैं। तो उनको भी अपनी बातें रखने का अधिकार है। उन्होंने बातें रखी कि जुड़ेंगे। अरे भाई, जब बटेंगे ही नहीं तो जुड़ने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? जब कटेंगे तब जोड़ना पड़ेगा ना। और रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध कवि रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो हम तो यही कह रहे हैं कि बंटिए ही मत, सब एक रहिए, सब एक रहिए, नेक रहिए, देश का विकास कीजिए, देश को 2047 तक विश्व के सर्वोत्तम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो इस पर भी अगर किसी के पेट में मरोड़े उठ रही हो तो उसकी पेट के मरोड़ों का स्वागत है। सर, आपने कहा कि सबके साथ सबके विकास के साथ पार्टी काम करती है और ये पार्टी का मंत्र तो है ही। केशव प्रसाद मौर्य भी ये कह रहे हैं कि सबके साथ और सबके विकास के साथ ही वो चुनाव में आगे आ रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह तो इसको कह रहे हैं ये नारा नहीं है, ये मंत्र है। तो कौन मतलब बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा नहीं है, मंत्र है। मंत्र है। तो ये मंत्र क्यों जपना पड़ रहा है? हाँ, मंत्र सबके है। साथ सबका विकास छोड़कर बटेंगे तो कटेंगे का मंत्र क्यों? किस तरह का मंत्र है? नहीं अर्पिता जी, सबका साथ सबका विकास का ही विस्तार है, बटेंगे तो कटेंगे। तो जब सबका साथ सबका विकास जिस तरह से नहीं थे उसी में हम उसको बंटना नहीं है, एक रहना, भारत एक राष्ट्र के रूप में रहे, हम सारे भारतीय एक राष्ट्रीयता के रूप में रहे, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? बांटने पर इतनी जो है आमादगी क्यों है? इतना बांट क्यों देना चाहते हैं? जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, भूगोल के नाम पर क्यों बांटना चाहते हैं? ठीक है, दीपक रंजन साहब क्यों बांटना चाहते हैं? वो बता रहे सबका साथ सबका विकास के ही कड़ी को इन्होंने विस्तार दिया है।
देखिए अर्पिता जी, अगर आप यूं कहिए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री या इतिहास का अगर अब तक का सबसे खराब कोई बयान है तो ये बयान है। एक संवैधानिक पद पर बैठे एक मठ के योगी की ऐसी बोली भाषा होनी चाहिए। अरे आपने क्या काम किया? 7.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, 10 साल से आपकी केंद्र, 10 साल मोर देन 10 ईयर्स से आपकी केंद्र की सरकार चल रही। अरे आपने क्या काम किया? जनता के बीच में लेकर के जाइए, उसको बताइए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में आपने क्या काम किया, रोजगार की दिशा में आपने क्या काम किया। मैं समझता हूं कि इंसान को तो छोड़ दिया अर्पिता जी, इन्होंने भगवान को भी बांटने का काम किया है। इनके मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर कहते हैं कि जो कृष्ण की बात करेगा वही असली भारतीय है। यहां पर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। मोदी जी जाते हो तो जगन्नाथ जी का जो है जयकारा लगवाते हैं। तो जो भगवान को बांटने का काम करे वो इंसानों का तो बांटेगा ही बांटेगा। अभी आदरणीय प्रेम भाई ने सारी बातें बताई, लेकिन वो अब तक ये नहीं बता पाए कि आखिर किसको बांटने और किसको काटने की बात करें। क्या ये बांट करके काट करके राज करना चाह रही है? हमारा हिंदुस्तान देखिए, हमारे हिंदुस्तान अनेकता में एकता का प्रतीक है, जिसका लोहा ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व मानता है। खुदा न करे, भगवान न करे, अगर हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर कोई आंच भी आ जाएगी ना, तो हमारे हिंदुस्तान के एक एक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, किसी समाज, किसी वर्ग का हो, सब एकजुट हो जाएंगे। और देखिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके या किसी को धर्म से, किसी की जात से आप इसको राजनीतिक लाभ नहीं ले सकते। मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन दीपक रंजन जी सवाल ये उठ जाता है, चलिए मान लेते हैं कि वो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं, उनका ये तरीका हो सकता है, पिच तो उनकी थी ना। आप लोग क्यों नारे लगाकर लगातार ये आपके नारे अपने क्यों बन गए कि जो बांटेंगे वो पिटेंगे, ये इस तरह के नारे क्यों जुड़ेंगे? अर्पिता जी चलिए, इसमें इंडिया ब्लॉक की बहुत बड़ी जीत है कि आप एक मुख्यमंत्री की जो है आप कंपेयर कर रही है एक आम कार्यकर्ता से। ये बहुत बड़ी जीत है हम समाजवादियों की और इंडिया ब्लॉक की कि कम से कम एक मुख्यमंत्री ने की जो बोली भाषा थी, आप उस पर ना बात करके जो हमारे कार्यकर्ता है, जिसकी भावनाएं हैं इस तरीके की, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप किसको काट रहे हो, किसको जो है बांटने की बात करो? आप खुलासा, हम तो कह रहे हैं कि अगर वोट जुड़ेगा समाजवादी पार्टी से, इंडिया ब्लॉक से, तो जाहिर सी बात है जो वोट जो है 2017 से लगातार भाई बीजेपी की तरफ था, 24 में जो है इंडिया गठबंधन के साथ आया, वो भाजपा में जो वोट गया है, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेगा या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जुड़ेगा तो जाहिर सी बात हमारी प्रचंड जीत होगी। लेकिन ये बार बार मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसको बांटने और किसको काटने की बात कर रहे हैं? क्या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी की बोली भाषा ये होनी चाहिए? अरे आप मुख्यमंत्री हो, आपने जो काम किया उन काम को जनता के बीच में लेकर के जाओ ना। आप उन कामों को नहीं बता पा रहे हो कि आपने 7.5 साल से 8 साल होने को आ रहा है अर्पिता जी, कि आपने 8 साल में आपने उत्तर प्रदेश को या देश को आपने क्या दिया? आप डबल इंजन की बात कर रहे हो। आज आपका डबल इंजन जो है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ट्रिपल इंजन हो चुका है। ये ट्रिपल हो चुका है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आप उस पर बात नहीं कर रहे हो, आप बांटने काटने की बात करो। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। और जाहिर सी बात है कि आप एक मठ के आप योगी भी हो और आप इस तरीके की बोली भाषा आपकी होनी चाहिए। आप भगवान को भी बांटने का काम करो। आप कह रहे हो कि जो राम भक्त है वही देश भक्त है, वही राष्ट्र भक्त है। मोहन यादव जी कह रहे हैं जो कृष्ण का भक्त है वही जो है असली भारतीय है। कैसी बातें कर रहे हो? और प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो जगन्नाथ जी का जो है वहां पे महिमा मंडप कर रहे हो और जगन्नाथ जी का जयकारा लगवा रहे हैं। जो भगवान को बांटने की काम कर रहे हो वो इंसान को बांटेगा ही बांटेगा। और जिस मुख्यमंत्री की बोली भाषा ऐसी हो, ये किसको? आज मैं लखनऊ पे आना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में, आप बता दीजिए, चाहे अमन गौतम हो, मोहित पांडे हो, राम गोपाल मिश्रा हो, ये मुख्यमंत्री की बोली भाषा के असर के राम गोपाल मिश्रा जो एक धार्मिक झंडे को नोचने के लिए एक घर पे चढ़ गया और नीचे, आधा मिनट में बोलूंगा, और कोई नीचे जो खड़े लोग मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने उसको प्रोवोक किया, उन्होंने अर्पिता उसको चढ़ाया और कहा चढ़ जाओ, और उसकी मौत हो गई। मैं जिसने गोली चलाई वो भी बिल्कुल मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतने जो प्रोसेशन जहां चल रहा था वहां पे पुलिस डिप्लॉय थी, हजारों आदमी की भीड़ थी, हजारों हिंदू थे वहां पे, किसी ने उसको रोकने का काम नहीं किया। उसके घर का, राम गोपाल मिश्रा के परिवार का चिराग तो बुझ गया। उसके दिवाली के मोहित पांडे को पुलिस का स्टडी मार दिया गया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी। ठीक, प्रेम शुक्ला बताइए किसको बांटने की बात कर रहे हैं? जी अर्पिता जी, इस पर जवाब सर। जी अर्पिता जी, नहीं सर क्या जवाब भाई? पहले बांटना चाहते ही क्यों? मेरी समझ से तो यही पर है कि अगर बांटने का विरोध किया जाए तो इनको पीड़ा क्यों है? क्या ये बांटने वाले हैं क्या? क्या इनको बांटने का लाभ है क्या? ये बांटने के लाभांशधारी हैं क्या? जब बांटेंगे ही नहीं तो भाई जोड़ने की बात ही नहीं होगी। हम पहले ही कह रहे हैं, बांटना चाहते क्यों है? क्यों बांटना चाहते भाई?
आप जो मुजफ्फरनगर दंगे करा देंगे, बांट देंगे। आप रामलला के जो है मंदिर पर हमला करने वालों का मजाक पूछकर बांट देंगे। हम उसी बांटने को रोकना चाहते हैं, तो क्या पीड़ा है आपको? अब रामगोपाल मिश्रा की बात की, लेकिन उसको किसने प्रोवोक किया? जिसने गोलियां चलाई, और पहले से गोलियां क्यों चला रहा था? उसको क्या प्रोवोकेशन था? तो यही बांटना है मित्र। ना तो धार्मिक किसी का झंडा उतरना चाहिए और ना झंडा उतारने पर गोली चलनी चाहिए। तो इसमें क्यों धार्मिक? आप दोनों कहिए ना कि किसी के मन में इतना जहर किसने भर दिया कि एक झंडा उतारते ही गोली मार दे रहा है? उसको कौन प्रोवोक कर रहा है? उसको प्रोवोक करने वाले पे आप शांत हो जाएंगे। मां भारती को डायन कहने वाले को आप मंत्री बना देंगे। इससे अधिक जो है बांटने का कुकर्म क्या हो सकता है कि मां भारती के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाला आपका माननीय मंत्री बन जाता है। इसी को कहते हैं बांटना। हम उसी बांटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों बांटना चाहते भाई इस देश को? धर्म के आधार पर क्यों बांटना चाहते? प्रांत के आधार पर क्यों बांटना चाहते? भाषा के आधार पर क्यों बांटना चाहते हैं? जाति के आधार पर मत बांटिए। हर किसी को भारत और भारतीय के रूप में ट्रीट कीजिए। तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? जी वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐसे कैसे कह सकता है? बटेंगे तो ठीक है, आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सबको साथ रहना है। सुनिए, आप कह रहे हैं सबको साथ रहने की जरूरत है, फिर कटने की बात क्या है? उसको जरा स्पष्ट कीजिए। बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ क्या है? नहीं इसीलिए कह रहे हैं, निश्चित तौर पर बटे थे, इसलिए इस देश में 15 लाख हिंदू कटे थे। इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम जिन्ना ने किया। मोहम्मद आजम खां के पूर्वज मोहम्मद अली जिन्ना ने इस देश को बांटने का काम किया, जिसके कारण 15 लाख से अधिक लोग कटे। इसको बांटने का काम जब खालिस्तान के नाम पर किया गया तो 10,000 सिखों का नरसंहार हुआ। और नरसंहार करने वाले कांग्रेस के मतलब वो जातिवाद में इसको जोड़ रहे हैं। वो जाति के आधार पर बांटकर जीत दर्ज कराना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जाति पर मत बंटो, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटो। नहीं, भारतीय के नाम पे मत बंटो भाई, भारतीय बनकर रहो। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा कि आप धर्म के आधार पर मत बंटो। हम तो कह रहे जाति के किसी भारत और भारतीय एक रहे, इसमें क्या आपत्ति है इनको? ये तो जो है इस आधार पर बांटते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी दक्षिण में जाते हैं और कहते हैं उत्तर के लोगों की बुद्धि नहीं होती है। इनका अलाई पार्टनर डीएमके कहता है उत्तर के लोग गंदे होते हैं। तो ये क्यों बांट रहे हैं भाई? दक्षिण उत्तर भी क्यों बांटना चाहते हैं? पूर्व पश्चिम भी क्यों? इनका एक जो है सैम पित्रोदा कहते हैं उत्तर के लोग अफगानियों से मिलते हैं, दक्षिण पूर्व के लोग चीनियों से मिलते हैं। ये बंटवारा है कि आप नस्ल के आधार पर बांट देते हैं, प्रांत के आधार पर बांट देते हैं, आप जाति के आधार पर बांट देते हैं, आप भाषा के आधार पर बांट देते हैं। क्या सीधे से ऐसा समझ लें सीधे तौर पर क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक लैब में तैयार किया हुआ ये नारा है, जिसको आप अब कह रहे हैं कि ये मंत्र भी है, तो क्या ये मंत्र हरियाणा में चल गया इसलिए आपको लगा कि ये बढ़िया मंत्र है, इसी में सवार होकर ये 9 सीटों के नैया पार की जा सकती है? देखिए, इस देश के संविधान निर्माता क्या लैब में बैठे हुए थे? इस देश के संविधान निर्माता जब इस देश की एकता के सूत्र में पिरोने की बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव को लग सकता लैब में बैठे थे, लेकिन इस देश की संविधान सभा ने भी इस देश को भाषा, प्रांत, जाति सबसे ऊपर उठकर एक होने की बात कही है और इस संविधान के प्राक्कथन में है। अगर अखिलेश यादव ने इस देश के संविधान का प्राक्कथन भी नहीं पढ़ा है तो उन पर मुझे दया आने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, मैं आगे मेहमानों के पास भी बढ़ रही हूँ। एक छोटा सा रिएक्शन जरा अनुपम जी से भी लूं। अनुपम जी, आपको भी लगता है क्या कि ये लैब में तैयार किया हुआ नारा है और फिर अब बाकियों की भी क्या लैब तैयार हो गई है एक लैब को देखकर कि वो भी अपने नारे तैयार कर रहे हैं? सबके नारे लैब से निकल रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, आमतौर पे मेरा ये मानना है कि हमारे देश में वोट लेने के 2 मेजर ब्रॉड तरीके रहे हैं। एक है सकारात्मक उम्मीद पैदा करना और दूसरा है नकारात्मक भय पैदा करना। सकारात्मक उम्मीद पैदा करना आसान काम नहीं है, कठिन काम है। उसके लिए मेहनत चाहिए, समझ चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। उसके लिए आपको आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर समझ होनी चाहिए, रोजी रोटी रोजगार की बात होनी चाहिए, गरीबी मुखमरी मिटाने की बात होनी चाहिए, समाज देश कैसे सशक्त हो उसका खाका, उसकी कार्य योजना होनी चाहिए। सकारात्मक उम्मीद पैदा करना वो कभी भाजपा का फोटे रहा ही नहीं है। भाजपा जैसी पार्टियां भारत ही नहीं दुनिया में कहीं पे भी जो राज करती है वो नकारात्मक भय पैदा करके ही राज करती है। कैसे करती है? वो देखो, कोई घर में घुस जाएगा, कोई तुम्हारी संपत्ति लेके चला जाएगा, कोई मंगलसूत्र छीन के चला जाएगा,
और ये जो इस तरह के नारे हैं, नारे क्या इनका, तो देखिए मोदी जी अपने भाषण के समय हाथ कितना उठाएंगे वो भी किसी लैब में ही तय होता है। ऑर्गेनिक और नेचुरल तो ये है ही नहीं, दुनिया का कोई भी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं होता है, शीर्ष से कुछ लैब में तय होता है और उसको बिल्कुल नीचे तक प्रसारित कर दिया जाता है, बाकी किसी को सोचने समझने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जहां तक देखिए इस नारे की बात है, बड़ा विरोधाभास से भरा हुआ भाजपा का लगभग हर नारा होता है। अब ये इस नारे के मूल में क्या है? मूल में देखिए बातें और इंटरप्रिटेशन कितना भी सुंदर प्रेम जी रख रहे हो, लेकिन असल बात है कि उसमें एक कोनोटेशन है। देश में कोई आदमी कहेगा ही नहीं कि सबको बंटना चाहिए, कोई भी जो राजनीति में है या नहीं है, सब कहेंगे कि सबको एकजुट रहना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, मुसलमानों को एकजुट रहना चाहिए, हर बिहारी को, हर गुजराती को एकजुट रहना चाहिए, हर भारतीय को एकजुट रहना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके नारे में एक कोनोटेशन है, वो है कि एकजुट तो होना है लेकिन किसी के खिलाफ एकजुट होना है, देश को मजबूत करने के लिए नहीं, समाज से सौहार्द बढ़ाने के लिए नहीं, किसी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना है। अगर नहीं एकजुट हो गए तो खत्म हो जाओगे। इसके पीछे भय है, डराने की साजिश है। भाजपा की पूरी राजनीति का आधार ही यह है कि मुसलमानों को ललकारना है और हिंदुओं को डराना है, यही करके ये राजनीति करते हैं। लेकिन विरोधाभास क्या है, मैं ये देखिए आपको बताता हूं। विरोधाभास ये है कि ये लोग एक क्षण तो कहेंगे कि देश सुरक्षित हाथों में है और अगले ही पल कहेंगे कि उस देश के 80% से ज्यादा बड़ी आबादी जो हिंदुओं की है वो असुरक्षित है, वो खतरे में है। भाई हिंदू खतरे में है और देश सुरक्षित हाथों में है, मतलब ये विरोधाभास अजीब है इनका। विरोधाभास अजीब है कि कहेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है और एक दिन कोई बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट की कोई रिपोर्ट आ जाए तो अगले ही पल कह देंगे कि पूरी दुनिया षड्यंत्र रच रही है मोदी जी के खिलाफ। तो इस तरह का विरोधाभास जो है वो सिर्फ भाजपा में ही एग्जिस्ट करता है और भाजपा के समर्थक जिनको पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फीड किया जाता है, एक किसी अदृश्य ताकत के प्रति भय दिखाया जाता है, डराया जाता है और डर के नाम पे वोट का कारोबार होता है, सिर्फ ये काम करती है। अगर भाजपा पे सिर्फ इतना प्रतिबंधित हो जाए, अगर इस देश के चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया बस इतना सुनिश्चित कर दे कि ये बांटने का, जहर फैलाने का काम ना करे, तो ये अगले दिन ये पार्टी खत्म हो जाएगी, अगले दिन इनके पास कुछ बचेगा नहीं। इस देश की हर पार्टी जो है कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाजपा है ये भी कोई हिंदुओं की पार्टी नहीं है। इनको हिंदू आस्था से, हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है। हिंदुओं से लगाव होता तो भाई मैं एक छोटा सा उदाहरण अर्पिता जी आखिरी आपको देता हूँ। देखिए मैं गांव से आता हूँ, हमारे गांव में ना गांव के पंडित जी कह देते हैं कि इस दिन आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, दिल्ली की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो हमारा पूरा परिवार रोक देता है कि पंडित जी की बात मान लेते हैं। इनको देखिए हिंदू धर्म के सबसे बड़े पंडित जी जो है, जो शंकराचार्य है, उन्होंने कहा कि आप इस दिन भूमि पूजन मत करिए, ये दिन सही नहीं है, मुहूर्त सही नहीं है। हिंदू भावना आहत होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? और अगर इनको हिंदुओं से लगाव होता तो ये 5 अगस्त को वो काम नहीं करते। लेकिन उन्होंने 5 अगस्त को क्यों किया भूमि पूजन? इसलिए किया क्योंकि 5 अगस्त को कश्मीर में 370 हटाया गया था। इनके लिए धर्म सिर्फ राजनीति का माध्यम है, कुछ नहीं है, कोई लगाव नहीं है हिंदुओं से। इनको देश से, देश की जनता से, देश को बांटने के लिए नारे लाते हैं, देश को बांटने के लिए। फिर देखिए अब राम मंदिर पर मत जाइए, फिर कांग्रेस पर भी सवाल उठने लगते हैं। आप तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, इसलिए भी तो सवाल उठते हैं ना सर, उस पर मत जाइए, नहीं तो फिर नहीं उधर फिर आप पे भी छींटे आएंगे सर, दूसरी तरफ अगर पत्थर फेंकेंगे आप। ठीक है संगीत रागी साहब, जैसा वो कह रहे हैं कि डर के नाम पर वोट का ये कारोबार हो रहा है, दरअसल लगता है आपको? देखिए हाँ, डर तो जरूर पैदा हुआ है, डर और वास्तविक है, क्योंकि इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ और मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते हैं। भारत का विभाजन हुआ और लगा कि मुस्लिम समस्या जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तथाकथित पंडित नेहरू जी ने विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया था, न कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और न हिंदू महासभा ने किया था और बाकी पार्टियों ने नहीं सभा किया था। प्रधानमंत्री बनने की लालसा में उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर पंडित नेहरू का था, जो स्कॉच पीते थे और बीफ खाया करते थे। दूसरी बात, आजाद भारत में उन्होंने मुसलमानों को डर दिखाया कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनसंघ यदि सत्ता में आ जाती है तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और भारत के अंदर जो जिन्नावादी सोच थी विभाजन के बावजूद भी खड़ा रहा। सेकुलरिज्म को उसका हथियार बनाया गया। आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर भी एक अकेला हिंदू राष्ट्र था। पशुपतिनाथ में श्रीमती सोनिया गांधी जी को जाने पर प्रवेश नहीं दिया गया था।
पूरी पश्चिम की लॉबी से लेकर के चर्च को मिलकर के वहां पर सेकुलरिज्म के नारे के साथ जो है वो हिंदू स्टेट को खत्म किया गया। आज 52 लाख वहां पर क्रिश्चियन बन कन्वर्ट कर दिए गए हैं। 24,000 चर्च हो गए हैं, जहां पर 7 या 11 चर्च हुआ करते थे। और उस देश का सत्यानाश करने में बहुत बड़ी भूमिका इस गांधी परिवार और इटालियन महिला श्रीमती सोनिया गांधी की है। एक और आगे बात बोलता हूं, प्रेम जी ने बात बहुत ठीक कही है, अपनी जगह वो सही होंगे, लेकिन जो जोगी जी की चुनौती, जोगी जी ने जो बोला है मैं उसको वाकई महामंत्र करता हूं। हम अपने बच्चों के लिए हम अपने बच्चों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रखे। इस पॉलिटिकल इस्लाम जब इस देश की मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो इस देश की सुरक्षा को खतरा होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जहां जहां इस्लाम मेजोरिटी में होता है उसकी संख्या बढ़ती है, वह एक दहशतगर्दी का तांडव नृत्य करता है। ब्रिटेन उसका उदाहरण है, फ्रांस उसका उदाहरण है, स्पेन उसका उदाहरण है। दुनिया में जितने जहां बम फोड़े जा रहे हैं, दुनिया में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वे सारे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो हिंदू बहुल इलाके नहीं होते, वो मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं। और भारत के अंदर भी जो जो इलाका मुस्लिम बहुल है आज वहीं पर तांडव हो रहा है इस प्रकार का। एक बात, अंतिम बात कह रहा हूं, 2024 के इलेक्शन में मुसलमानों को इस देश के शिक्षा से लेना देना है, स्वास्थ्य से लेना देना नहीं है, प्रगति से लेना देना नहीं है, और न ही राहुल गांधी को लेना है। राहुल गांधी एक विदेशी एजेंडे के तहत इस देश में कैम्ब्रिज एनालिटिका लगाकर जातीय जनगणना तैयार करवाने के लिए मुहिम चलाते हैं। यही विदेशियों का भी एजेंडा है, ताकि भारत के हिंदू समाज को जातियों में बांटो। और इसी का मूल मंत्र यह है कि एक मुस्लिम समाज जो है वो सारे पंथों को छोड़ करके वो वोट जिहाद करता है। और वोट जिहाद सच्चाई है 2024 के चुनाव का। मुस्लिम वोट यदि एकजुट होता है तो कहा जाता है इस देश में कुछ सेकुलर वोट एकजुट हो रहा है, और जब कहा जाता है कि हिंदू वोट एक साथ खड़ा हो, और यही मूल मंत्र है। संगठित हिंदू समाज ही इस इस्लाम की ताकत को खत्म कर सकता है, इस वोट जिहाद और जिहादी मानसिकता का तोड़ हो सकता है। इसलिए योगी जी ने जो बोला है वो वास्तविक मंत्र है। सत्ता के लालची कांग्रेसी और गांधी परिवार इस देश को नष्ट कर रहा है। और जितनी परिवारवादी पार्टी है अपनी जाति और अपने घर के अतिरिक्त इनके भारत की दृष्टि नहीं है, इनको समाज की दृष्टि नहीं है। अहमद खान साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह बांटने की ही राजनीति होती है? अगर मैं मान लूं अगर कि ये एक तरीके से बांटने की राजनीति है, तो इसमें आग में घी डालने का काम आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी या बीएसपी क्यों कर रही है? अर्पिता जी, अभी तो आपके चैनल पे एक बैठा आदमी घी डालने का काम कर रहा है, हिंदू खाली कर रहा है, खाली हिंदू, मुसलमान गैतल ये कर रहा है। आप सुन रही थी? नहीं सुन रही थी? पूरा देश सुन रहा था कि मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहा है आदमी। वो एकता की बात ही नहीं कर रहा है, वो हिंदू मुसलमान की एकता की बात पूरे देश को सुनना, खाली जहर उगल रहा था। अब मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चुपचाप रहिए, आप सुनिए, आपके बीच में बोला चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, आप चुपचाप रहिए, आप बोलिए बस। और अब ये फैलाइए, हिंदू मत करिए आप। अरे वक्फ बोर्ड के नाम पर जहर देखिए, अब ये नारा जो लगा है संगीत रागी साहब प्लीज, आपके वक्फ बोर्ड के नाम पर आप मंदिरों के बोर्ड के नाम पर जहर करते हो। संगीत रागी साहब रुक जाइए, आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे, अरे आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। संगीत रागी नाम नहीं लिया, ये आदमी कितना बौखला गया है। ठीक है संगीत रागी साहब प्लीज, गलत बात कर रहे हैं ये। अहमद खान साहब, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस नारे में एक नारा और लगा है, इस नारे में एक नारा और लगाया है आदित्य योगी को लेकर नहीं आया था। कटोगे तो बटोगे, फिर ये बोले आदमी, देखिए ये हिंदूवादी है कि मुसलमानवादी है कि ये आतंकी है, क्या है ये? नहीं सर, पर्सनल अटैक आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते सर, प्लीज। उसमें दो शब्दों का चयन ठीक रखिए अहमद खान साहब, ठीक है? हाँ, वो बोल सकते हैं मुसलमान के खिलाफ, तो उन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया, मध्य एशिया से। सर आप प्लीज शब्दों का चयन ठीक रखिए। मुसलमान का, तो मुसलमान को आप आतंकवादी से कैसे जोड़ रहे हैं सर? आप क्यों जोड़ रहे हैं अहमद खान साहब? प्लीज सर, अहमद खान साहब शब्दों की गरिमा बनाए रखिए, शब्दों का चयन सही कीजिए और अपनी बात रखिए। साहब गजब है अर्पिता जी, गजब है।
अब मैं बात ही नहीं रख पा रहा हूँ, अपने एक सेकंड नहीं रख पा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपको ही बोल रही हूँ बोलने के लिए। क्या करूँ मैं? क्या मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह सकती कि शब्दों का चयन सही रखिए सर, या मैं कुछ भी अंडबंड आपको बोलने के लिए इजाजत दे दूं? यहाँ पर नहीं कर सकती ना सर, शब्दों का चयन सही रखिए बस। तो मैं आपका नौकर हूँ, तो मैं आपका सर मैं भी आपकी नौकर नहीं हूँ ना सर। ये चर्चा हो रही है, यहाँ किसी को नौकर या मालिक बनाने की बात तो चल नहीं रही है सर। नहीं बैठता मैं ऐसे डिबेट पे, नहीं बैठता। आप स्वतंत्र हैं सर, अगर आप नहीं बैठना चाहते तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी बात रखिए सर। नाराजगी इसमें क्या है? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ठीक है सर, सुनिए सर, पर्सनल अटैक करने से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी बात रखिए। एमएच खान साहब मुसलमान करेंगी, मैं नहीं बैठूंगा। एमएच खान साहब अपनी बात रखना है आपको। इस तरह से थोड़ी होता है कहीं। मैं कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, अब सुन लीजिए मेरी संगीत रागी की आवाज नीचे रखिएगा क्योंकि फिर ये नाराज हो जाएंगे। कटोगे तो कटोगे, सुनिए सुनिए सुनिए, जब बटोगे तो कटोगे। उसके साथ एक नारा और लगा था, वो नारा लगा था कि देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदू कट रहा है। तो ये भाषा कौन सी है? ये भाषा कौन सी है? किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा क्या दे रहे हैं? इस पर सब लोग लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये कि बहुजन समाज पार्टी जो नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। आप बताइए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किस पार्टी से आए हैं? ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, किस पार्टी से आए हैं? अगर बीएसपी से न जुड़े होते तो आप इतना बड़ा पद न देती। आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी आगे बढ़े, ब्रजेश स्वामी प्रसाद मौर्य आगे बढ़े, स्वामी प्रसाद मौर्य आगे, रामचंद्र राजभर आगे बढ़े। सभी जातियों धर्मों का आगे बढ़ाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी आग में घी डालने का काम नहीं करती है। और मायावती जी के शासनकाल में हाई कोर्ट का फैसला आया था राम जन्मभूमि का, तो आदमी से आदमी नहीं टकराया था, साइकिल से साइकिल नहीं टकराई थी। इसको कहते हैं शासन, इसको कहते हैं शासन। दिल्ली में कह रहे हैं कि जहां मुस्लिम होते हैं वहीं दंगा भड़कता। दिल्ली में कौन से ज्यादा मुस्लिम है जो वहां दंगा भड़का? वहां आग जलाई गई, सब तरह से होता रहा। ये सारा मसला है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ना करने के और महंगाई को बहकाए के, ये नौजवानों को रोजगार नहीं देने के, और समाज में पारंपरिक स्तर से होली ना मनाने की, दिवाली ना मनाने की, ईद ना मनाने की ये रणनीति बना के रखी गई है। तो इससे देश और संविधान नहीं चलता है। संविधान से देश चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हो तो उस नारे पर चलने की कोशिश करो, चाहे कोई चले या चाहे कोई ना चले। एक भी मुसलमान केंद्र की सरकार में मंत्री नहीं है। क्यों नहीं है? कहां सबका साथ, सबका विकास हुआ? इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए और भाईचारा कायम रखना चाहिए। ठीक है। भाईचारा कायम रखने से देश सुरक्षित रहेगा। अब कह दिया कि राम भक्त वही है जो वही देशभक्त है। क्या कृष्ण भक्त देशभक्त नहीं है? क्या दुर्गा जी का मानने वाला भक्त नहीं है? क्या मुसलमान देशभक्त नहीं है? मुसलमान तो मुसलमान की आधी ईमान है देशभक्ति का। हम इस भक्ति में, ब्रिगेडियर उस्मान देशभक्त नहीं थे, वीर अब्दुल हमीद देशभक्त नहीं थे, जिन्होंने पाकिस्तान से मोर्चा लिया, जिन्होंने सब काम किया। तो क्या बात करते हैं आप नफरत फैलाने की बात मत करिए। आप हिंदुस्तान को एकता में पिरोने की बात करिए। ठीक है, इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे लूंगी। जरा एक छोटा सा रिएक्शन मैं कुलदीप कुमार जी से ले लूं। हाँ कुलदीप कुमार जी, ये जो नारा है ये आखिरकार हर पार्टी क्यों दे रही है? क्या फॉर्मूला तय करने की कोशिश हो रही है और इसका फायदा नुकसान किसे देखते हैं आप? अर्पिता जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर आज इस देश में खड़ी है ना, तो वो केवल बांटने के नाम पे खड़ी है। अगर बांटने की राजनीति उनकी उससे निकाल दें तो मैं दावे से कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की खड़ी नहीं होगी इस देश के अंदर। इनकी राजनीति केवल बांटने की, जुमलों की राजनीति इनके पास है और ये केवल जुमलों की और बांटने की राजनीति करते हैं। देश के लोगों को आपस में बांटने की, लड़ाइयों की राजनीति करने का काम करते हैं। इन्होंने कभी आपने सुना आज से इन्होंने कहा है कि भाई पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। हमारा नारा तो ये है कि जो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, आप शिक्षित होंगे तो संगठित भी होंगे।
और आगे बढ़ेंगे। इनकी राजनीति इस देश को बांटने की है, ये बांटने की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी की तरह इस देश में जुमलों की पार्टी है, हमलों की पार्टी है और एक दूसरे को आपस में लड़ा के कभी जाति के नाम पे लड़ाएगी, कभी धर्म के नाम पे लड़ाएगी, कभी संप्रदाय के नाम पे लड़ाएगी, कभी राज्य के नाम पे लड़ाएगी। इनको तिल्ली फेंक के इनको आग लगानी है और राजनीति करनी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस देश के दलित पिछड़े लोगों को मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग एकजुट एक साथ नहीं होंगे तो मूंछ रखने पर आपकी हत्या की जाएगी। आपको इतने आजादी के 75 वर्ष बाद भी घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपको आज भी कहीं से पानी नहीं लेने दिया जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने आपको बांटने की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। इनको पता है कि देश के लोग आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए एकजुट हैं। इन्होंने एक नारा पहले भी दिया था कि हमें 400 पार सीटें चाहिए, हमें देश का संविधान बदलना है। देश के लोगों ने इनको आईना दिखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और जो सरकार बहुमत के साथ खड़ी हुई थी आज बैसाखी पे वो सरकार खड़ी है। तो ये ताकत इस देश के दबे कुचले लोगों की है। तो मैं उन सब दलित बहुजन लोगों से कहना चाहता हूं, एकजुट एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति का, इस गंदी सोच का आप लोग जवाब देने का काम करें और इनको ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके इस देश के दबे कुछ लोगों से उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। दूसरी बात एक और, इन्होंने जाति का जनगणना की बात करी तो अभी संगीत रागी जी जो कह रहे थे, ये आरएसएस की मानसिकता है। वो चाहती नहीं है इस देश में जाति का जनगणना हो, इस देश में ये पता लगे कि इस देश के दलितों की स्थिति क्या है, इनको पता लगे इस देश के पिछड़ों की स्थिति क्या है, उस देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उस समाज से क्यों नहीं आते हैं, ये डरते हैं। इनको पता है अगर जाति का जनगणना होगी तो इस देश के दबे कुचले पिछड़े लोग अपना अधिकार मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी उससे डरती है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपके चैनल पर हुआ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा को फासिस्ट कहा, एक राजनीतिक विश्लेषकों ने आतंकवादी कहा, एक जन ने गंदा कहा। इस तरह के शब्दों का मैं प्रयोग कर दूं तो अभी चिल्लाना शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ से, तो कृपा करके इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। फासिस्ट जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए उनके पति फिरोज गांधी खुद फासिस्ट कह रहे थे। और फासिस्ट ये होता है अनुपम जी कि 10,000 सिखों का नरसंहार कर देने के बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री कहता है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये फासिस्ट का बयान होता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रधानमंत्री का इस तरह का फांसीवादी बयान आप नहीं सुना सकते हैं। आतंकवादी आप कह रहे हैं, अभी थोड़ी सी बात कह दी तो आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। और श्रीमान कुलदीप जी, आप बताइए ना, दंगे दिल्ली में ताहिर हुसैन किस पार्टी का है? अंकित शर्मा जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी को ढूंढकर लिंचिंग करके उसकी हत्या करने का कुकर्म आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने किया। दिल्ली के दंगे आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन के उकसावे पर हुआ, यही जो है सबके सामने सत्य है। तो दंगे तो आम आदमी पार्टी के पार्षद करते हैं, दंगे तो मुजफ्फरनगर में अर्पिता जी मैं सुन रहा था, अर्पिता जी मैं सुन रहा था। आपको मैं मौका दूंगी तब अपनी बात रखिए। कुलदीप जी, तरीका नहीं हुआ, आवाज कम करनी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं सुन रहा था ना इनको। कुलदीप जी, अर्पिता जी मैं सुन रहा था। प्रेम शुक्ला जी, ताहिर हुसैन किस तरह से हथियार जमा किए ताहिर हुसैन ने, किस तरह से जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे तो उसके बाद इस देश में दंगे फैलाने का षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के पार्षद ने किया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये चार्जशीट है पुलिस की और उस चार्जशीट के आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूं। ये जो है खोखले आरोप लगा रहे हैं, मैं सप्रमाण आरोप लगा रहा हूं। तो इनकी जो स्थिति है, और खान साहब आप अगर संगीत रागी जी ने थोड़ी सी कड़ी बातें कह दी, आप उनको ठीक है। आ रही हूं मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। दोनों नेताओं की ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी इस वक्त पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पर जो नजर आता है कि सरहद चुनाव में उतरने से पहले की रणनीति है, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, उस पर भी यहां हो सकता है कि चर्चा हो। इस पर हमारी नजर रहेगी। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दीपक रंजन साहब आ रहे होंगे।
मुझे बताइए ना, अफजल गुरु जो है वो राष्ट्रप्रेमी था, याकूब मेमन राष्ट्रप्रेमी, टाइगर मेमन राष्ट्रप्रेमी, छोटा शकील राष्ट्रप्रेमी, दाऊद इब्राहिम जो है वो राष्ट्रप्रेमी उसको कहना चाह रहे हैं आप। वीर अब्दुल हमीद की समाधि पर हम हमेशा जाते हैं, वीर अब्दुल हमीद की जो है विधवा, उनको बुलाकर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया। ब्रिगेडियर उस्मान के समर्थन में हम सब खड़े रहे। एपीजे अबुल कलाम जो है उनका हमेशा मानवंदना करने का काम भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता करता है। लेकिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे कौन लगाते हैं? याकूब मेमन की कब्र को सजाने का काम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में होता है, जिसने सैकड़ों निर्दोषों का कत्ले आम करने का षड्यंत्र रचा। उसके कब्र को सजाने के लिए अगर सेकुलर सरकारें खड़ी होती है तो इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कृपा करके मुझे बताइए। याकूब मेमन की शव यात्रा निकलती है, उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और नारे लगाने वालों का आप समर्थन करते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाए तो क्या गलत है भाई? क्या गलत कहा जा रहा है? कुलदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन। अफजल गुरु को देशप्रेमी कहा जाएगा? अर्पिता जी, अर्पिता जी, अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार चलाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने कौन गया? उसका नाम बताइए, ये बताइए। उसके बाद जो पठानकोट में जो एसआई को बुला के जांच कराने वाले लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस देश के तिरंगे को नहीं मानने वाले, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने वाले लोग कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जो संविधान को जलाने वाले लोग कौन थे? संविधान के टुकड़े करने वाले लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। 400 सीट लाकर संविधान खत्म करने की बात करने वाले लोग कौन थे? भाजपा के सांसद अनंत हेगड़े थे। तो इन लोगों का इतिहास रहा है भाई। ये देश के कभी नहीं हुए। अंग्रेजों से लिखकर माफी मांगने वाले कौन थे? वीर सावरकर जिनको ये बोलते हैं वो कौन थे? वो उनको गुरु मानते हैं? कौन थे? गांधी जी की हत्या करने वाले कौन था? गोडसे तो जिनको शहीद मानते हैं। तो इन लोगों ने केवल और केवल इस देश को बांटने और काटने की राजनीति करने का काम किया है। ये लोग गोडसे को देशभक्त मानने वाले लोग हैं। ये लोग इस देश के ये लोग 52 साल तक तिरंगा न फहराने वाले लोग हैं। ये लोग 400 सीट लाकर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। ये पीडीपी के साथ समझौता करके सरकार चलाने वाले लोग हैं। ये लोग जिन्ना की कब्र पे जाकर वहां पर चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर जांच करने वाले लोग हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने सुनियोजित तरीके से दिल्ली के दंगों को भड़काया और इनके सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा गोली मारो सालों को, और गृह मंत्री चुपचाप और मौन बैठे रहे। गृह मंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकली अमित शाह जी के मुंह से। गोली मारने पे क्या पीड़ा है? आपके साले लगते हैं दंगे कराने का, दंगे के नाम पे सरकार कराने का। और उसके बाद क्या हालत हुई इनकी? दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया और आगे भी नकारेंगे। देश के अंदर देश की राजनीति इनकी पूरी राजनीति इनकी जानते हैं। इनको केवल राजनीति में केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के भूखे गिद्ध लोग हैं ये। एमएच खान साहब आ रही हूं। दीपक रंजन, देखिए गिद्ध शब्द का प्रयोग हुआ, मैं इनको सुअर कुत्ता कहूं? अभी हमारे अर्पिता गिद्ध का प्रयोग कर रही है। शब्दों का सवाल ही। आप एक बात बताइए, नेशनल चैनल पर बैठे हुए एक एक दल के प्रवक्ता हैं, मैं अब यहाँ पर ये सिखाऊं क्या कि क्या शब्दों का इस्तेमाल होना या नहीं होना? सर, ये करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ, प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे कोई आहत हो। चर्चा हो रही है ना सर, जलील करने के लिए थोड़ी बुलाया गया है सर, प्लीज। दीपक रंजन, ये प्रेम शुक्ला जी के इंटरप्ट करने से लग रहा है कि हताशा, कितने ज्यादा हताश और बौखलाए हुए हैं। अभी ये जिन्ना तक पहुंच गया जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। मैं पूछना चाहता हूं उनके आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उनकी कब्र में माथा टेकने क्यों गए थे? उसके बाद उत्तर भारतीय की कर रहे हैं। उसके बाद उत्तर जो राज ठाकरे हैं। शुक्ला जी अपने बारे में प्लीज सर। जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए अरे चुप रहो प्रेम शुक्ला जी, अपने बात में बोलो। अपने क्या करने लाल कृष्ण आडवाणी जी उनकी माथा टेकने गए थे? क्या करने कब्र माथा टेकने गए थे? क्या करने गए थे मधु पे माथा टेकने? क्या करने गए थे? बताने का काम करोगे आप? अरे क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? वो हताशा। अरे ठीक है सर, ये पूरे देश की बात आ गई, पर जरा उत्तर प्रदेश में लौट जाए। दीपक रंजन साहब, ठीक है, तू मैं नहीं, यहाँ ये अब सब साबित करने बैठा है कि हम कितने बड़े देशभक्त। क्या ना सर्टिफिकेट मिल रहा है सर, क्यों साबित करना है? मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ दीपक रंजन साहब, फिर से उत्तर प्रदेश पर लौटते हुए। एक सेकेंड सर, रुक जाइए। अरे दीपक रंजन साहब सुन पाएंगे तो मैं सवाल बोल दूं।
ठीक सर। अच्छा ठीक है, दीपक रंजन साहब, उत्तर प्रदेश के लिए मुझे ये बताइए कि आखिरकार जब ये पिच अगर तैयार थी तो अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा बयान, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान, और जब शिवपाल यादव ये कहते हैं बटेंगे तो पिटेंगे, वो कटेंगे कह रहे हैं, आप पिटेंगे कह रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और ये कैसी सियासत उत्तर प्रदेश पे? दीपक रंजन, हम तो अर्पिता जी हम तो उनको वोट से पीटने का काम करेंगे। ये किसको काटने की बात करते हैं? अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाई है कि किसको पीटने की और किसको काटने की बात कर रही है। हम तो कह रहे हैं हम तो वोट से पीटेंगे, ये किसको बांटेंगे, ये बात कर रहे हैं उत्तर भारतीयों की। और राज ठाकरे इनके दोस्त बने हुए हैं। राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या कहा था? ये लोग राम भक्त नहीं है, ये लोग नाथूराम भक्त है। ठीक है, छोड़िए। बात प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि बार-बार अहमद खान साहब, उसके बाद मैं आ रही हूँ, छोटी रिएक्शन आपसे ही लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक जल्दी से ये बताइए, क्योंकि बार-बार अहमद खान साहब भी आपसे आप पूछ रहे थे कि आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, एक भी मंत्री क्यों नहीं है मुस्लिम? भाई जो क्या बात कर रहे हैं भाई, इस देश से मुसलमान मंत्री होगा तो ही सबका विकास होगा। ये कहां से आगे भाई? बौद्ध हमने मंत्री बनाया, पारसी मंत्री पर क्यों नहीं ये बात कर देते? कोई पारसी मंत्री, भाई सिख अल्पसंख्यक है उनके मंत्री हैं, बौद्ध है उनके मंत्री हैं। सिर्फ मुसलमान के बारे में सरदार पटेल ने कहा है कि माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकंड सबसे बड़ी मेजोरिटी, और इसने इस देश को बांटा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरदार पटेल कह रहे थे। खान साहब, सरदार पटेल के बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है अहमद खान साहब, छोटा सा रिएक्शन सर। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं, देखिए शुक्ला जी कह रहे थे, ये पटेल जी ने कहा था, तो क्या यहाँ देश में पाकिस्तान बनने के बाद संविधान बना कि नहीं बना? पटेल जी कह रहे थे पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को मैं मुर्दाबाद कहता हूं, और जितने लोगों आतंकियों का नाम लिया है आपने, सबको मुर्दाबाद कहता हूं मैं, किसी की तरफदारी नहीं कहता हूं मैं। लेकिन अगर संविधान कह रहा है कि सबको मिलना चाहिए, सबको ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त। देखिए, इतनी की इजाजत मुझे देता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये ऐसा नारा ये किस लैब में तैयार हुआ, जैसे बार बार आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है। क्या ये लैब में तैयार हुआ फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसके लिए फायदे का सौदा होगा, ये तो जनता तय करेगी।